स्टूडेंट, मैं हूं मिस्टर निजाम खान। आपका निजाम खान फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने से पहले लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका वीडियो आपको बराबर मिलता रहे। फिजिक्स का फर्स्ट लेसन है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसका 2 वीडियो हम पहले बना के दे चुके हैं और आज हम तीसरा वीडियो लेकर आए हैं। तो शुरू करता हूं पार्ट 3 और पार्ट 3 के अंतर्गत सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या है देख लीजिए। किसी आवेश के चारों ओर का वह प्रभाव क्षेत्र जहां पर कोई अन्य परीक्षण आवेश लाने पर वो कूलाम बल का अनुभव करता हो, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट होता है। यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए ये कोई आवेश है प्लस क्यू कूलाम का आवेश है और इसके चारों ओर का ये प्रभाव क्षेत्र है, ये वाला ये प्रभाव क्षेत्र है। बाहर से जब परीक्षण आवेश क्यू नॉट को इस वाले प्रभाव वाले क्षेत्र में लाया जाता है तो परीक्षण आवेश पर एक प्रकार का कूलाम बल कार्य करता है और यह बल जो है वो आवेश के चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र का प्रभाव होता है उसी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण परीक्षण आवेश पर बल लगता है। ये बल 2 प्रकार का हो सकता है, आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। यदि समान आवेश होगा तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा और विपरीत आवेश होगा यानी एंटी चार्ज होगा तो वहां पर आकर्षण बल कार्य करेगा। इसका एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, इसका अन्य मात्रक वोल्ट प्रति कूलाम होता है। इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं, mL/-3 A इनवर्स होता है और यह एक सदिश राशि है। चाहो तो आप इसकी दूसरी परिभाषा बना सकते हो। मान लीजिए, देख लीजिए, ये जैसे मान लीजिए कोई आवेश है और आवेश के चारों ओर का ये कोई प्रभाव क्षेत्र है और इसमें ये परीक्षण आवेश रखा गया है। इसी परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल होता है वही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। देख लीजिए, यहाँ पर मैंने पढ़ाया, ये विद्युत क्षेत्र ई बराबर वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट। क्यू नॉट का मतलब क्या हुआ? परीक्षण आवेश हुआ, यानी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और इस फार्मूला से हम विद्युत क्षेत्र का मात्रक एवं विभव दोनों निकाल सकते हैं। मात्रक क्या होगा? जैसे लिखा है यहाँ बल, फोर्स। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ये हो गया प्रति, आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। और अगर इसकी डायमेंशन निकालनी है तो फोर्स की डायमेंशन रख दो। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? mL/-2 होती है और आवेश की जो डायमेंशन होती है वह 80 होती है। ऊपर ले जाओगे, सॉल्व करोगे तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो तैयार हो जाएगी, mL/-3A इनवर्स होता है। एक बात और देख लीजिए कि किसी भी पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र लंबवत निकलता भी है और लंबवत प्रवेश भी करता है। मान लीजिए ये आपका कोई ऋण आवेश चालक है, ऋण आवेश कोई पृष्ठ चालक है और ऋण आवेश अगर ऋणावेशित चालक कोई होता है तो जो विद्युत क्षेत्र होता है वो अंदर की ओर आता है, वो क्षेत्र की ओर प्रवेश करता है। ऋण आवेश होने पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो पृष्ठ की ओर आएगा। ऐसी दशा में जो आवेश होगा उसका मान जो है वो 0 से कम होगा। देख लीजिए, 0 से कम होगा। आवेश जो होगा वो 0 से कम होगा। जब 0 से कम होगा तो ऋणावेशित होगा। अगर ऋणावेश कोई पृष्ठ चालक है, ऋणावेश पृष्ठ चालक पर जो विद्युत क्षेत्र है वो लंबवत अंदर की ओर प्रवेश करेगा। दूसरे वाले चित्र में देख लीजिए, ये मान लीजिए कोई धनावेश पृष्ठ चालक है तो धनावेश पृष्ठ चालक में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की ओर लंबवत दिशा में बाहर की ओर जाएगा। तो धनावेश होने पर ऐसी अवस्था में जो आवेश का मान होगा वो 0 से बड़ा होगा और 0 से बड़ा होने का मतलब क्या होगा? धनावेश होगा। तो धनावेश होने पर विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर हमेशा जाता है, लंबवत जाता है। इसके बाद देख लीजिए कि किसी बिंदु आवेश के कारण निश्चित दूरी पर विद्युत क्षेत्र के लिए फार्मूला क्या होता है। इसके लिए देख लीजिए,
मान लेते हैं ये कोई मूल बिंदु O है और मूल बिंदु O पर प्लस Q कूलाम का आवेश स्थित है। इससे कोई निश्चित दूरी मान लेते हैं R की एक निश्चित दूरी पर कोई बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हमें क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी विद्युत क्षेत्र कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। मान लीजिए बाहर से कोई परीक्षण आवेश, जिससे ये Q0 है, बाहर से परीक्षण आवेश Q0 को जब बिंदु P पर लाया जाता है तो आवेश के चारों ओर का जो विद्युत क्षेत्र का प्रभाव होता है, उसी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण Q0 पर एक कूलाम बल कार्य करता है। क्योंकि हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, कूलाम ने क्या बताया था कि अगर दो आवेश होते हैं तो उन पर जो लगने वाला बल होता है वो आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जब आप परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु P पर लाओगे तो एक आवेश तो ये प्लस Q हो गया, एक आवेश Q0 हो गया, दो आवेश हो गए, तो पक्का यहाँ पर एक बल कार्य करेगा। तो जो बल होगा वो क्या होगा, F इक्वल टू K हो जाएगा। दोनों आवेशों की मात्राओं का गुणनफल हो गया और उनके बीच की जो आवेशों के बीच की जो दूरी है यानी R, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी जब वो प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट K आता है। इसके अलावा विद्युत क्षेत्र की परिभाषा में अभी आप पढ़े हो इसके पहले, वेक्टर E बराबर होता है F अपान Q0। मैंने अभी पढ़ाया, आप देख सकते हैं यहाँ पर वेक्टर E बराबर होता है वेक्टर F अपान Q0। इसी फार्मूला का यहाँ प्रयोग किया जाएगा, तो देख लीजिए यहाँ वेक्टर E बराबर होता है वेक्टर F अपान Q0 या F कह लीजिए। तो वेक्टर E इक्वल टू हो जाएगा, F लिखा हुआ है, F की वैल्यू क्या दी गई है, Q0 अपान R स्क्वायर। तो जहाँ F लिखा हो उस F के जगह पर हमने उठा करके ये वैल्यू रख दिया, Q0 अपान R स्क्वायर, और नीचे अभी हर में क्या था, Q0 का मतलब 1 अपान Q0 कर देंगे। तो Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो वेक्टर E इक्वल टू हो जाएगा Q अपान R स्क्वायर। इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी एक निश्चित दूरी पर आपको पता हो गया, उसका क्या फार्मूला बनता है, तो वेक्टर E इक्वल टू बनेगा Q अपान R स्क्वायर। देख लीजिए विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय क्या होता है, किसी विलगित निकाय पर उपस्थित आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात की जा सकती है। यानी विद्युत क्षेत्र जो है, इसकी सहायता से हम किसी भी आवेश पर जो लगने वाला बल होता है उसकी डायरेक्शन को हम ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण ले लीजिए, जैसे कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, जब किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में धनात्मक आवेश को लाया जाता है तो उस पर लगने वाला विद्युत बल की जो दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। यहाँ पर चित्र में देख लीजिए, यहाँ पर ये हो गया आपका एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया, आपका ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र में जब हम बाहर से ये धनात्मक आवेश लाते हैं, देख लीजिए ये जब धनात्मक आवेश इसके अंदर आता है तो इस पर एक प्रकार का बल कार्य करता है, और जो बल कार्य करेगा उसकी जो दिशा होगी बिल्कुल विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर होगी। जैसे ये विद्युत क्षेत्र है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो बल की भी डायरेक्शन इधर ही होगी। इसके अलावा देख लीजिएगा दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए कि जब किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में ऋणात्मक आवेश को लाया जाता है तो उस पर लगने वाला जो विद्युत बल होता है उसकी दिशा जो होगी वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये एक समान जो है विद्युत क्षेत्र दिया गया है और यहाँ पर कोई जो है ऋणात्मक आवेश को लाया जाता है। जब आप ऋणात्मक आवेश को लाते हो तो उस पर जो लगने वाला बल होगा उस बल की दिशा जो है वो विपरीत होगा। ये दिखाया जा रहा है, यहाँ पर एंटी डायरेक्शन दिखाया जा रहा है, एंटी डायरेक्शन होगा क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, उस पर लगने वाला बल इस टाइप का है। तो ये हो जाएगा वेक्टर F बराबर माइनस वेक्टर E डॉट Q होगा। अगला प्रश्न ध्यान से देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के परिमाण को प्रदर्शित करती हैं, यानी जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो जो है
वो विद्युत क्षेत्र के परिमाण को प्रदर्शित करेंगी। और इसके अलावा देख लीजिए विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। विद्युत बल रेखाओं के क्या गुणधर्म होते हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या विलक्षण हैं, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो मान लीजिए ये कोई धनात्मक पृष्ठ है और ये कोई ऋणात्मक पृष्ठ है, तो इसकी जो पहली विशेषता है, लिखा है कि विद्युत बल रेखाएं धन सिरे से चलती हैं और ऋण सिरे पर समाप्त हो जाती हैं। देख लीजिए, तो यहाँ से धन सिरा है, धन सिरे से ये विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं और विद्युत बल रेखाएं निकलने के बाद ऋण सिरे पर क्या हो जा रही हैं, समाप्त हो जा रही हैं। ये देखिए। दूसरा देख लीजिए, विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती हैं। यानी इसकी जो दूसरी विशेषता है कि विद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं, तो विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती हैं। सतत वक्र का मतलब देख लीजिए, यहाँ पर जैसे ये है, ये मान लीजिए यहाँ पर देखिए, ये विद्युत बल रेखा मान लो इधर से ऐसे चल रही है और यहाँ से ये कट हो गई। तो विद्युत बल रेखाएं कभी जो है ब्रेक नहीं होती हैं, कटती नहीं हैं, वो बिल्कुल एक कंटिन्यूसली चलती हैं, सतत रूप में चलती हैं, वो कट नहीं सकती हैं। ये इसकी दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता देख लीजिए कि जो दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। यानी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकती हैं, क्योंकि उनके कटान बिंदु पर दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है। देख सकते हैं इसके लिए यहाँ पर यहाँ पर उदाहरण लिया जा रहा है। ये एक विद्युत बल रेखा आपकी देख रहे हो, ये है, और एक विद्युत बल रेखा आपकी ये है। ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी काट रही हैं। अगर यहाँ पर कोई स्पर्श रेखा खींचा जाए तो देखिए, एक स्पर्श रेखा ये हो गई और ये एक स्पर्श रेखा ये हो गई। तो एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि विद्युत बल रेखाओं की विशेषता ये होती है कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। अगर काटेंगी, क्योंकि एक बिंदु पर एक ही डायरेक्शन हो सकती है, यहाँ पर एक बिंदु पर दो डायरेक्शन हो रही, इसका मतलब कन्फर्म हो गया कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकती हैं, क्योंकि उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी। एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकती, तो आपका जवाब होगा कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काट सकती क्योंकि उसके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि असंभव है। अगला पॉइंट देख लीजिए कि एक बिंदु आवेश से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या n = Q/ε0 होती है। अगर हमें विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है तो जो आवेश की मात्रा होगी उसे निर्वात की विद्युतशीलता से आप भाग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो हमें विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्ञात हो जाएगी कि किसी भी बिंदु से, किसी भी बिंदु आवेश से कितनी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। अगली बात देख लीजिए कि विद्युत बल रेखाएं कुचालक पदार्थ पारगमित हो जाती हैं, यानी कुचालक पदार्थों से पारगमित हो जाती हैं, लेकिन चालक पदार्थों से नहीं होती हैं। मतलब सीधी सी बात है, अगर कोई कुचालक पदार्थ लिया जाए, मान लीजिए ये आपका कुचालक पदार्थ है, तो कुचालक पदार्थ से ये जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं बिल्कुल सीधे पार निकल जाती हैं। यहाँ पर देखिए चित्र में दिखाया गया है। जबकि ये जो चालक पदार्थ है, चालक पदार्थ से विद्युत बल रेखाएं सीधा आर पार नहीं कर पाती हैं, बल्कि पृष्ठ पर आती हैं, इधर से डाइवर्ट होती हैं और इधर से निकल जाती हैं। एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, मान लीजिए धातु का बना एक ठोस गोला है जो एक समांगी क्षेत्र में रखा गया है। चित्र में दिखाई गई सही बल रेखा क्या है, तो यहाँ पर देखिए चित्र में ये दिखाया गया है। यहाँ पर एक बल रेखा ऐसे निकल रही है, एक बल रेखा की डायरेक्शन इस तरीके से है, तीसरी बल रेखा की डायरेक्शन इस तरीके से है और चौथी बल रेखा की डायरेक्शन इस तरीके से है। तो आप लोग देख लीजिए, प्रश्न में पहले कहा गया धातु का बना ठोस गोला है कि ये धातु का बना एक ठोस गोला है, यानी धातु है, मेटल है, धातु है। और धातु में विद्युत बल रेखाएं कैसे चलती हैं, उनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये आपको पहले मैंने बताया है।
तो ये वाली तो रेखा हो नहीं सकती क्योंकि आर पार चली जा रही है, ये भी रेखा आर पार चली जा रही है, ये लाइन भी आर पार चल रही है, ये रेखा जो है आर पार नहीं जा रही है, पृष्ठ से ये डाइवर्ट होती है, यहाँ से भी दूसरे पृष्ठ से बाहर निकलती है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सही होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन में है पहली लाइन सही होनी चाहिए, दूसरे ऑप्शन में है सेकंड लाइन सही होनी चाहिए, तीसरे ऑप्शन में है थर्ड लाइन सही होनी चाहिए, और फोर्थ ऑप्शन में है चौथी लाइन सही होनी चाहिए। तो कौन सी लाइन सही होनी चाहिए? चौथी लाइन सही होनी चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले टॉपिक के लिए आप तैयार रहिएगा अगले वीडियो में।